हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 7.2 सेंटर ऑफ मास की। चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन का ये टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने रोटेशन मोशन को समझा था। रोटेशनल मोशन क्या होता है इसकी बात की थी, रिजिड बॉडी की बात की थी। हमने देखा था रोटेशनल मोशन जब भी कोई एक पॉइंट या फिर बहुत सारे पॉइंट एक एक्सिस और रोटेशन की बात की थी। जब फिक्स होगा, फिक्स एक्सिस होगी, तब हम रोटेशन मोशन कहेंगे। ओके और इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। तो समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या है। चलिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। वी शैल स्टार्ट फर्स्ट व्हाट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एंड देन डिस्कस इज सिग्निफिकेंस। क्या है सेंटर ऑफ मास उसको समझेंगे और उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझेंगे। ओके, नाउ फॉर सिंप्लिसिटी वी शैल स्टार्ट विद अ टू पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, दो पार्टिकल का हमने जैसा कि चैप्टर के बिगिनिंग में स्टार्ट किया था, तो अब इस चैप्टर में एक बॉडी को, एक्सटेंडेड बॉडी को, ठीक है, एज अ पॉइंट पास नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किससे किया? दो पार्टिकल ऑफ सिस्टम से, एक सिस्टम जिसमें दो पार्टिकल्स हैं। ओके, वी शैल टेक द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल टू बी एक्स एक्सिस। और इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पार्टिकल्स को जो पॉइंट ज्वाइन कर रही है वो एक्स एक्सिस है, मतलब ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मास आप देख सकते हैं, दोनों मासेस m1 m2, ये दोनों पार्टिकल जिनका मासेस m1 m2 है, ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, देखो पहले वाले पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन इज x1 along the x direction obviously, and the second point mass, ठीक है, सेकेंड पार्टिकल इज एट x2 डिस्टेंस। तो क्लियर कट है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगा, वो x2 माइनस x1 होगा। ओके, देखते हैं। लेट द डिस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकल बी x1 एंड x2 रिस्पेक्टिव फ्रॉम द सम ओरिजिन, है ना। हमने कोई ओरिजिन मान लिया, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पहला पार्टिकल x1 डिस्टेंस पे और x2 डिस्टेंस पे दूसरा पार्टिकल है। ओके, नाउ और m1 m2 इनके मासेस मान लिए दोनों पार्टिकल्स के। The center of mass of the system is that point C, which is at a distance x from O, where x is given by। तो इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास होगा कैपिटल एक्स पे, कैपिटल एक्स डिस्टेंस O से, कैपिटल एक्स डिस्टेंस पे, O से कैपिटल एक्स डिस्टेंस पे। और ये कैपिटल एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? कैपिटल एक्स की लिए वैल्यू के लिए क्या करेंगे? m1 x1, ठीक है, m1 मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, प्लस m2 सेकेंड मास ऑफ द पार्टिकल एंड दिस डिस्टेंस ओके ऑफ द सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द टू पार्टिकल्स। ठीक है, m1 प्लस m2, दिस इज आवर सेंटर मास इज गिवन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना है इसको। ठीक है, सिंपली पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से मान लिंक कर देंगे। ठीक है, प्लस ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स का मास उनके डिस्टेंस के साथ कर देंगे और उसको सम कर देंगे अपॉन मास ऑफ द टोटल पार्टिकल। जो डिस्टेंस आएगा वही हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिन से। ठीक है, और आगे चल के हम डिफाइन भी करेंगे सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, एक आइडिया आपको अभी दे देता हूँ। ऐसा पॉइंट जहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास कंसनट्रेटेड ऐसा मान सकते हैं। अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि क्या होता है, क्या दिया है एनसीईआरटी में। ओके, आई होप कि ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद x कैन बी रिगार्डेड एज द मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, तो x को हम क्या मान सकते हैं? मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2। इन दोनों पॉइंट पे जो मास है उनका मीन वेट मान सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ द टू पार्टिकल हैव द सेम मास m1 m2 इज इक्वल टू m। सपोज इन दोनों पार्टिकल का मास सेम हो जाए, m1 m2 m के बराबर हो जाए, तब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? तब ये m और m1 तो m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से m कॉमन निकाल लेंगे, नीचे m1 m प्लस m 2m हो जाएगा, m कॉमन निकलेगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 प्लस x2। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो, यानी कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है और दोनों का मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? मिड वे में लाई करेगा, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट ऑफ द
लाइन जॉइनिंग द टू मासेस वहाँ लाई करेगा, बीचों बीच लाई करेगा अगर दोनों मासेस का मासेस सेम है, दोनों पार्टिकल का मास सेम है। इसका ये भी मतलब है कि अगर किसी पार्टिकल का मास हैवी है, दो पार्टिकल सिस्टम में किसी पार्टिकल का मास हैवी है, जैसे कि इस केस इस एक फॉर्मूले से देखते हैं। सपोज़ ये जो पहला पार्टिकल है, सपोज़ कितने है, ये है ओके 20 मास का और पहला है 10 मास का। तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि जो x है, ठीक है, वो किसकी तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल की तरफ होगा। ऐसा कुछ होता है सन और मून के साथ भी, सन और अर्थ के साथ भी, ठीक है। सन और अर्थ का मास कहाँ पर लाई करेगा, तो सन की तरफ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। सन और मून को अगर हम दो पार्टिकल सिस्टम माने तो ऐसे मून और सन अर्थ के पास लाई करेगा, ठीक है। यानी कि दो पार्टिकल सिस्टम है, अगर पार्टिकल का मास जिसका हैवी है उसकी तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, बराबर है तो बीचों बीच लाई करेगा। ओके, इफ़ we have n particles of masses m1, m2, m1 respectively along a straight line taken as the x-axis, then by definition the position of the center of mass of the system is given by। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनका मासेस m1, m2 अप टू mn है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वो पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो उस केस में उसको डिफाइन कैसे करेंगे, this is this product of the mass multiply by its position, ठीक है, from the origin प्लस प्रोडक्ट ऑल द, ऐसे कर देंगे, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ईच पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय देयर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, अब डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस, ठीक है। तो जैसे हमने दो पार्टिकल के लिए सीखा, तो इजी तरीके से हमने हार्ड में जा रहे हैं तो ज़्यादा नंबर के लिए हम ये कर देंगे। और जब हमें पता है कि जब हम बहुत सारे ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप समेशन जानते हो। समेशन सपोज मैं क्या मान लेता हूँ, ये कोई पर्टिकुलर एक जनरल पॉइंट मान लेता हूँ, आई पार्टिकल मान लेता हूँ। आई पार्टिकल है, उसका मास mi और उसका जो पोजीशन है वो xi। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 1 से लेकर n तक लाई करेगी, ठीक है। तो समेशन हो जाएगा mi xi एंड समेशन mi। ओके, where x1 and x2, x3, xn are the distances of the particle from the origin से distances है, okay। x is also measured from the same origin, और x भी हमें सेम origin से, जहाँ जिस origin से हमने ये सारे particles के distances measure किए, वहीं से हमें वहीं से हमें center of mass की position भी measure करनी पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। the symbol delta, not this symbol, not delta, okay, sigma, this is sigma, this is the sign for summation, okay। और in this case over n particle the sum, अब देखो सारी वो सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो क्या है, वो m है, टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना, सबका मास m1 m2 है। इन सबका सम करके क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, उसे कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ suppose that we have three particles not lying in a straight line. We may define x and y axis in the plane in which the particles lie and represent the position of the three particles by coordinates x1 y1, x2 y2 and x3 y3। सपोज हमारे पास अब दो पार्टिकल्स नहीं हैं, तीन पार्टिकल्स हैं, और वो तीनों एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, ठीक है। डायग्राम तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट आप समझ सकते हो उसको। तीन पार्टिकल यहाँ पर है, ये x1, इसका पोजीशन है x1 y1 है किसी कोऑर्डिनेट से, ठीक है, किसी ओरिजिन से x2 y2 और x3 y3। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास के लिए देखो क्या करेंगे सबसे पहले। ओके, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डिफाइंड बाय लोकेटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ मास के, वो क्या होंगे, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अगेन, ठीक है। क्या करेंगे हम, m1 x1, ठीक है। जैसे कि देखो पार्टिकल्स मैं बोल रहा हूँ ये थे, पहले पार्टिकल का जो है 2 3, इसका कुछ ले लेते हैं 4 5, इसका ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ मैं 3 7, ठीक है। तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा पार्टिकल, पहले पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल प्लस
पार्टिकल सेकंड का मास और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, एंड प्लस थर्ड पार्टिकल का मास उसका एक्स कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, ठीक है, इनको सम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 प्लस, मतलब अलग अलग दोनों कोऑर्डिनेट्स हमने अलग अलग सेपरेटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास के। 3 पार्टिकल होगा तो मतलब हम अगर वो सपोज एक प्लेन में भी लाई नहीं कर रहे, स्पेस में लाई कर रहे हैं, ठीक है, तीनों एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे, डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, तब हमें वहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ेंगे, तब z आ जाएगा वहाँ पर z, ठीक है, तीनों x y z कोऑर्डिनेट ना, x कोऑर्डिनेट पहले फिर y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी में देखो अगर तीनों पार्टिकल्स इक्वल मास के हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो ये m इक्वल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो इसमें x आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, ऐसे y1 yb क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ओके। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Thus for 3 particles of equal mass, the center of mass coincide with the centroid of the triangle formed by the particles। और अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा कि ये x कोऑर्डिनेट्स सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कैसे गिवन होते हैं एक ट्राइंगल के। अब देखो ये 3 हम बोल रहे हैं ना, अभी ये प्लेन पर लाई कर रहे हैं, प्लेन पर लाई कर एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल का किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कैसे गिवन होता है, इससे गिवन होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y कोऑर्डिनेट कैसे गिवन होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपने सीखा होगा क्लास 10th में, ओके। अब देखो इसके बाद ओके, रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन 7.3a एंड 7.3b आर जनरलाइज इजीली टू अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, नॉट नेसेसरी lying in a plane but distributed in space. The center of mass of such a system at x, capital Y, capital Z, where, ठीक है। तो मैंने जैसा अभी बोला आपको, ये हमने पहले 2 पार्टिकल से स्टार्ट किया था, 2 पार्टिकल का हमने सीखा कि कैसे आ सकता है, उसके बाद उस रिजल्ट को हमने 3 पार्टिकल के लिए अप्लाई कर दिया जो एक प्लेन में लाई करेंगे और एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम 3 पार्टिकल या मोड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि क्या है n पार्टिकल भी हो सकता है जो कि अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए 3 पार्टिकल के लिए तो हम अलग अलग प्लेन है तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे x y z, तो तीनों कोऑर्डिनेट का अलग अलग निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आ जाएगा समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय m। अभी हम सीख चुके हैं m, कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, ओके। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, ओके। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, ओके। हियर m, कैपिटल M इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi, सारे पार्टिकल का ही सारे इंडिविजुअल पार्टिकल का सम ही है कैपिटल M सिस्टम का टोटल मास, ओके। द इंडेक्स आई रन फ्रॉम 1 to n, नंबर ऑफ पार्टिकल है तो 1 से n तक ये जाएगा। और mi इज द मास ऑफ द ith पार्टिकल एंड द पोजिशन ऑफ द ith पार्टिकल इज गिवन बाय x1 xi yi zi। और किसी भी पार्टिकल जनरल जो जनरलाइज एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक, जनरल पॉइंट ले लिया, उसका मास क्या है mi मास है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उस आई पार्टिकल के वो xi yi और zi है, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर इक्वेशन 7.4a 7.4b एंड 7.4c कैन बी कंबाइंड इनटू वन इक्वेशन यूजिंग द नोटेशन ऑफ वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स। Let Ri be the position vector of the ith particle and capital R be the position vector of the center of mass। वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है, तो अब इनको हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज किसी भी जनरल पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर कैसे हैं xi i कैप प्लस yi j कैप प्लस zi k कैप, ठीक है। ये कैसे आया, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपको जाना चाहिए वेक्टर समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फिर और जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सेंटर ऑफ मास का जो वेक्टर फॉर्म है उसके आर पोजीशन वेक्टर, कैपिटल आर पोजीशन वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल एक्स था इसका, है ना, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे गिवन था एक्स से, किस वेक्टर किस एक्सिस के अलॉन्ग, आई कैप के अलॉन्ग, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय इज यूनिट वेक्टर, प्लस कैपिटल वाई जे कैप के साथ प्लस कैपिटल जेड के कैप, ठीक है।
और इसमें जो आर आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हम जैसे हमने देखा कैपिटल आर ये वेक्टर है। ओके, समेशन ऑफ एम आई आर आई हमने देखा यहाँ पर, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ द एनी जनरल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ओके, तो सम ऑफ ऑन द राइट साइड इज अ वेक्टर सम, और ये वेक्टर सम है, ठीक है। एम आई आर आई है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, आर आई ये पोजीशन वेक्टर है किसी भी एक पार्टिकल का, किसी भी जनरल पार्टिकल का उस सिस्टम के। ओके, नोट द इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन वी अचीव बाय यूज ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हम किसने कम एक्सप्रेशन के साथ वेक्टर में डिफाइन कर पाए सेंटर ऑफ मास को, ये बताया इसमें, अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो। इफ द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज chosen to be the center of mass, then summation of mi ri vector is equal to 0 for the given system of particles। अगर हम क्या करते हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स एक्सेस की चॉइस हमारे पास होगी ना, तो हम क्या करेंगे, हम चाहें तो जो सेंटर ऑफ मास की जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको ही ओरिजिन चूज़ कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास के मतलब जहाँ सेंटर ऑफ मास मिलेगा वही हमारा हो जाएगा, क्या वही हमारे ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। उस केस में देखो, उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आर क्या आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, बिकॉज सेंटर ऑफ मास जहाँ पर आएगा वहीं पर हमने ओरिजिन चूज़ कर लिया, उस केस में 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई कैप आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसा करेंगे हम क्योंकि ऐसा करना ईजी रहेगा। या फिर हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटर ऑफ मास को कर लेंगे 0 ओरिजिन को, या फिर कि अगर सपोज जैसे कि 2 पार्टिकल सिस्टम की बात खासकर होगी जब न्यूमेरिकल्स कवर हो गया, तो किसी भी एक पार्टिकल को आप ओरिजिन चूज़ कर लोगे, उससे काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। वो बात की बात है जब आप सॉल्व करोगे, आगे बढ़ते हैं। ओके, अ रिजिड बॉडी सच एज अ मीटर स्टिक और अ फ्लाई व्हील इज अ सिस्टम ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि मीटर रिजिड बॉडी की बात की है, जैसे कि मीटर स्केल है, मीटर स्टिक है, फ्लाई व्हील है, ठीक है। फ्लाई व्हील जैसे किस में होता है ये, ओके, व्हीकल्स में फ्लाई व्हील है, ठीक है। या फिर आपने वो देखा होगा जितने भी आई थिंक जितने भी मशीन्स हैं, जैसा ना, जैसे कि जो मुझे याद आ रही है अभी, और जब गन्ने का जूस जिससे निकलता है वो मशीन, तो फ्लाई व्हील होता है उसमें, हमने देखा होगा, ठीक है। ओके, और इक्वेशन 7.4a 7.4b 7.4c एंड 7.4d आर देयरफॉर एप्लीकेबल टू अ रिजिड बॉडी। तो यानी कि ये सारी भी मीटर्स के लिए भी एक रिजिड बॉडी है। जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी वो एक रिजिड बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि रिजिड बॉडी भी बहुत सारे पार्टिकल से तो बनी है। ओके ओके, so now the number of particles atom or molecule in such a body is so large that it is impossible to carry out the summation over individual particle in this equation। एक फ्लाई व्हील में, एक मीटर स्टिक में कितने पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। उन सब का इंडिविजुअल या m1 x1 m1 ri वेक्टर या m1 x1 फिर m2 x2 ये फाइंड आउट करना, दिस इज इम्पॉसिबल। यू कैन नॉट फाइंड फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, ठीक है। अब देखो इसमें दूसरी चीज़ क्या देखेंगे अब, सिंस द स्पेसिंग ऑफ द पार्टिकल्स इज स्मॉल वी कैन ट्रीट द बॉडी एज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं दूर है या पास है, बहुत पास है, बहुत ही ज़्यादा पास है, उनमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो हम क्या मान सकते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यूस मान सकते हैं, ठीक है। हम मान सकते हैं कि मास ऐसे डिवाइडेड नहीं हो रखा है, लगातार मास है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास है ना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है इसमें, है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल तो नहीं मुझे माइंड में आ रहा है, बट ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि क्या किया आपने, वाटर मॉलिक्यूल से बना है ना, वाटर मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है, लेकिन हमें तो कंटिन्यूस दिखा जाता है वाटर, क्योंकि जो पार्टिकल है बहुत पास पास है उसमें, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन आप समझ सकते हो इससे। ओके, तो जिसमें पार्टिकल जब पास पास है तो हमने क्या माना कि इंडिविजुअल ना ट्रीट करके हमने बोला कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है,
ठीक है। जैसे कि अब एक एग्जांपल और दिमाग में आ रहा है कि ये लाइन है यहाँ पर, है ना, सपोज हम देखो लाइन क्या होती है एक्चुअली, लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होती है। अब ये पॉइंट्स इतने क्लोज है कि हमने इस लाइन को कंटिन्यूस मान लिया है ना। तो आई होप कि ये समझ में आई होगी ये बात। We subdivide the body into n small elements of mass delta m1, delta m2, delta mn. The ith element delta mi. अब क्या किया हमने, इस बॉडी को कंटिन्यूस मास मान लिया था हमने, ओके, क्योंकि पार्टिकल पास है। अब इसका हमने क्या किया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया बॉडी का। जैसे स्टिक की बात कर लो, छोटा सा एलिमेंट लिया, बहुत छोटा एलिमेंट ले लिया ना, डेल्टा m1, उसको डेल्टा mi m1 डेल्टा m, बहुत सारे एलिमेंट से बना है, मतलब है बहुत छोटे मास से बना है, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट से बना है जिनका मास ही है डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा mn तक, ओके। और आई एक जनरल एलिमेंट मान लिया डेल्टा mi, ओके। और वो किस पॉइंट पे लोकेटेड है, एक जनरल पॉइंट पे लोकेटेड है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, xi, yi, zi, ओके। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर देन अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे गिवन होंगे, तो x हो जाएगा समेशन, फिर से जो हमने अभी सीखा, समेशन ऑफ इस एलिमेंट का मास, एक जनरल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनको लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। देखो डेल्टा m1 x1 क्या होगा, ओरिजिन से उस एलिमेंट कहाँ पर है, जैसे कि ये है ना, ये चीज़ आप आगे भी करने वाले हो बहुत जगह, ठीक है। सपोज मैंने कोऑर्डिनेट कहाँ लो, जो ओरिजिन है वो यहाँ ले लिया, सेंटर में लिया सपोज, वो अब मेरा एलिमेंट ये रहा, तो ये एलिमेंट कहाँ पर है, x1 पे, ठीक है। इसका मास कितना, m1 है, ठीक है। ऐसे दूसरा कोऑर्डिनेट भी होगा, वो x2 पे होगा, उसका मास m2, उन सबको सम करना है, डेल्टा m1 है ना, ठीक है। तो सारे कोऑर्डिनेट को लेंगे, उनका प्रोडक्ट, उनके डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से करेंगे, उनका सम कर देंगे, समेशन। नीचे भी ऐसे समेशन है डेल्टा mi, नीचे तो हमें मास ही मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ द बॉडी, है ना, सारे पार्टिकल, सारे एलिमेंट का सम क्या है, उस बॉडी का सम नहीं है, उस रिजिड बॉडी का सम बिल्कुल है, ठीक है, वो मिल जाएगा। ऊपर y के लिए भी ऐसे हो जाएगा और z के एक्सेस के लिए भी ऐसा हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सेंटर ऑफ मास के तीनों ही कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर, एज वी मेक n बिगर ईच डेल्टा mi smaller and smaller, this expression become exact. In that case we denote the sums over I by integrals. और ये चीज़ अगर आपको समझनी है तो आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, आपने इंटीग्रेशन समझ लिया है, तो आपको ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपने इंटीग्रेशन की क्लास नहीं समझी, इंटीग्रेशन नहीं समझा, तो पहले इंटीग्रेशन अच्छे से समझना, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो आपने पता होगा कि हम क्या करेंगे अब इसमें, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट को बहुत छोटा लेते जाएंगे, है ना, जितना छोटा ले जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर छोटा एलिमेंट ये लिया एलिमेंट, ठीक है, इतना बड़ा एलिमेंट लिया तो 10 एलिमेंट आ रहे हैं, और छोटा लूँगा तो क्या होगा, 20 आ गए, और छोटा लूँगा तो 30 आ गए, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जितने छोटे एलिमेंट बहुत छोटे लेंगे, ठीक है, हम फिर क्या कर देंगे, डेल्टा m टेंस टू 0, बहुत छोटा एलिमेंट, उस केस में जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आने लगेगी फिर, ठीक है, कोई गैप नहीं छूटेगा, फिर बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी उसमें, ठीक है। नाउ ओके, तो यहाँ पर ये डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा mi हो जाएगा, समेशन ऑफ mi डेल्टा m मास ऑफ द होल बॉडी, डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा mi xi हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm डेल्टा m समेशन ऑफ डेल्टा m yi हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dm, और समेशन ऑफ डेल्टा mi zi हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z dm, ओके। इसके बाद हेयर कैपिटल M इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास नाउ आर, तो अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, कैपिटल X इज इक्वल टू 1/m,
1 अपॉन कैपिटल M, 1 अपॉन कैपिटल M इंटीग्रेशन x dm, y 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ y dm एंड z इज इक्वल टू 1 अपॉन m कैप इंटीग्रेशन ऑफ z dm। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि सब्सक्राइब करना चैनल को। आगे बढ़ते हैं फिर। द वेक्टर एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट टू दिस थ्री स्केलर एक्सप्रेशन इज, ठीक है, और इसको वेक्टर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमने अभी देखा था। आर वेक्टर क्या हो जाएगा 1 अपॉन m 1 अपॉन कैपिटल इंटीग्रेशन ऑफ r dm। इफ़ वी चूज द सेंटर ऑफ मास द ओरिजिन ऑफ आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल R इज इक्वल टू 0। अगर हमने सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन चूज़ कर लिया, अगर हमने सेंटर मास को चूज कर लिया, तो जैसे हमने अभी देखा था, तो ये वैल्यू 0 हो गई है, तो डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल r dm 0 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ r dm 0 होने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ x dm 0 होना, इंटीग्रेशन ऑफ y dm भी 0 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ z dm इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हमने सेंटर ऑफ मास को के पोजीशन को ओरिजिन कंसिडर किया है, ठीक है, ओरिजिन पे कंसिडर किया सेंटर ऑफ मास को। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑफन वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ homogeneous bodies of regular shapes like rings, disc, spheres, rods. By a homogeneous body, we mean a body with uniformly distributed mass. Homogeneous का मतलब क्या है? ऐसी बॉडी जिसमें जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा कहीं कम है, हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो बराबर है, एक जैसा है, होमोजीनियस बॉडी, ठीक है। और इसमें भी रेगुलर शेप, रिंग, डिस्क की बात की। बाय यूजिंग इनका हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम थोड़ी सी अकल लगाएंगे और यूज़ करेंगे सिमेट्री को। बाय यूजिंग सिमेट्री कंसिडरेशन वी कैन ईजिली शो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, और सेंटर ऑफ मास इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा, ठीक है। ये हम शो कर सकते हैं, करेंगे उसको शो हम। देखो कैसे, ये देखो हमने एक एग्जांपल लेंगे थिन रॉड का, और मैंने यहाँ देखो क्या किया, ये सेंटर ऑफ मास बीचों बीच कंसिडर कर लिया सेंटर पे, जिसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इस बॉडी के जो इस रिंग की, नॉट रिंग इज रॉड, इस रॉड के सेंटर पे मैंने सेंटर ऑफ मास को कंसिडर कर लिया, कर सकता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो नाउ देखो यहाँ पर, अगर ये इसमें बहुत सारे क्या होंगे, छोटे छोटे हमने डीएम एलिमेंट्स मान लिए, ये बहुत सारे एलिमेंट्स से बना है, और डीएम एलिमेंट एक एलिमेंट मानता हूँ यहाँ पर, कितने पोजीशन पे हो, एक्स डिस्टेंस पे, लेकिन किस तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। तो डीएम ये हो जाएगा इनका प्रोडक्ट -x dm, -x dm, इसका कितना होगा, सपोज x 5 है तो ये भी 5 है इधर, 5 सेंटीमीटर। तो और हमें क्या, जब सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनका सम करते हैं, x dm हो जाएगा। ये एक पॉइंट के लिए हुआ, ऐसा देखो, यानी कि देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिया, ये तीसरा पॉइंट लिया मैंने, तीसरे पॉइंट के लिए चौथा पॉइंट होगा, इसके काउंटर के लिए यहाँ है, मतलब हर एक पॉइंट जो इधर है उसके लिए यहाँ हर एक पॉइंट पॉसिबल, एक पॉइंट है जिसका मास सेम है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनका समेशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, 0 है, ओरिजिन है, प्रूफ हो गया, ऐसा सबके लिए प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। लेट अस कंसिडर थिन रॉड whose width and breadth or radius is much smaller than its length, ठीक है। तो थिन रॉड भी ले सकते हैं, हम सबके लिए हो जाएगा, है ना, रॉड के लिए हो गया और किसके लिए हो गया, यस, है ना। तो उसमें रॉड में ऑब्वियसली वो सर्कुलर होगा, विड्थ होगी उसकी, तो विड्थ बहुत छोटी है, ब्रेथ बहुत छोटी है, लेंथ की बात कर रहे हैं बस हम, ठीक है। तो taking the origin to be at the geometrical center of the rod and the x-axis to be along the length of the rod, we can say that on account of reflection symmetry for every element dm of the rod at x, there is an element of the same mass dm located -x। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वही चीज़ इसमें लिखी है। आगे बढ़ेंगे और इसमें बात करेंगे the net contribution of every such pair to the integral and hence the integral summation x dm itself is 0, ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें
जैसे कि अभी उसको ही कंटिन्यू किया है, हर एक का कंट्रीब्यूशन क्या है, ऐसे सच 2 पेयर का 2 पॉइंट का दोनों तरफ है ना, जो उनका जो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूशन 0 है, ऐसे सब का और हर एक का एक पेयर है जिनका सब मिला के 0 कंट्रीब्यूशन, तो सेंटर मास लिए 0 पे है ना। द सेंटर मास होमोजीनियस थिन कॉन्सेंट्रेशन जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यानी कि थिन रॉड का सेंटर मास कहाँ है, सेंटर उसके सेंटर मिड पॉइंट पे, ठीक है। रिंग का कहाँ है, उसके सेंटर पे, रिंग में भी ऐसी हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी बॉडीज़ की यहाँ रेगुलर शेप जो है और होमोजेनियस अगर है उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें सब डिस्क में स्पेयर में सेंटर ऑफ मास हो जाएगा उनके, सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉर ऑल बॉडीज you will realize that for every element dm at a point, one can't always take an element of the same mass at the point minus x minus y minus z. In other words, the origin is the point of reflection symmetry, है ना। तो origin कहाँ पर है, एंड फॉर दिस बॉडीज है ना, तो origin reflection symmetry का पॉइंट है, ठीक है। ओके, एज अ रिजल्ट इंटीग्रेशन इज 0, दिस मीन्स ऑल ऑफ द बॉडी इज द सेंट्रोमर कॉन्सेप्ट विद द सेंट्रोमर। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इस पर बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे, इसमें तो हमने सेंटर ऑफ मास को समझा अब, ठीक है। अगली बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सिग्निफिकेंस में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना ऐसे अपने उन फ्रेंड के साथ जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है एनसीईआरटी समझने में। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।